तो एक ऐसा विद्यार्थी जो 6th क्लास में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से जिसने 6th क्लास में ABCD सीखी थी, मैं तो इतना ही बोलूंगा कि जिंदगी में ना जितने ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए लाइफ में। तो जो लोग ये कहते हैं कि एक्सप्लोर करने से क्या मिलेगा, मैं कहता हूं एक्सप्लोर नहीं करोगे तो एक्सपोजर तो मिलेगा ही नहीं। कहानियां गढ़ी जाती हैं आपके बारे में सर। हमारी जिंदगी, हम तो कल्प्रिट हैं साहब। हम लोग स्टेपनी बन के लगे प्राइवेट सेक्टर में, और अब आप जहां मर्जी फिट कर लीजिए सर। जो एजुकेशन को करप्ट कर रहा है वो स्कूल सेगमेंट है, क्योंकि वो बच्चों को एक्सपोजर नहीं दे रहा। लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे कि स्कूल के बच्चों को ये कॉलेज का जैसा बनाना चाहता है, यूनिवर्सिटी जैसा बनाना चाहता है। अनुभव के थपेड़ों ने सिखाया है सर। आज के हमारे इस एपिसोड में एक सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक मामलों के विशेष जानकार है और वित्तीय प्रबंधन के मास्टर है, शिक्षाविद भी हैं। भारत के सभी बड़े समाचार पत्रों के लिए कॉलम लिखते हैं। यह एपिसोड आपके लिए बहुत ही जानदार, शानदार और ज्ञानवर्धक होने वाला है। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन रामावत और आज हमारे साथ मौजूद है चर्चा के लिए डॉक्टर PS वोरा साहब। वोरा साहब, टॉक विद BMR में आपका बहुत बहुत नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मौका दिया। वोरा साहब, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ कि मैं BMR में हूँ आज, और आपने मेरे इंट्रो में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, तो शुक्रिया सर। बाकी देखते हैं अब आप क्या पूछेंगे और मैं क्या आंसर कर पाता हूँ। तो मुझे पता है इंटरेस्टिंग रहेगा हमारा डिस्कशन, ये सोच रहा हूँ। सर, इंट्रो में तो मुझे लगता है मैंने कुछ भी नहीं कहा। हाँ सर, सो काइंड। वो तो आपकी पूरी किताब, पूरी जर्नी अभी बाकी पड़ी है। शुक्रिया सर। क्योंकि मैं आपसे मिलता रहता हूँ जी, और मुझे पूरी बातें तो पता नहीं है आपके जीवन की, पर कुछ बातें पता है जी। उनमें से एक बात जो पता है, आपने जीवन की शुरुआत 4,000 रुपए की नौकरी से की। जी सर। और आज आप लाखों रुपए वेतन पा रहे हो। तो इतनी लंबी जर्नी एक कम उम्र में कैसे हासिल किया? सर देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो सबसे पहले तो अगर आपको ये लगे कि आप सफल हुए हैं तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो चूंकि आपने कहा है कि मेरी जर्नी सफल हो गई है, तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस ऊपर वाले का जिसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं सफल हो गया। और दूसरा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने माँ बाप के, अपने परिवार के उन संस्कारों का जिन्होंने मुझे मेरे कर्मों के साथ कंसिस्टेंसी हमेशा दी। देखिए, जिंदगी में आपको अपने लिए ऑब्जेक्टिव रखना पड़ता है ब्रजमोहन जी। तो जिंदगी में पहले दिन से एक ऑब्जेक्टिव था कि कुछ ऐसा जरूर करना है कि आप जब अपने आप के लिए सोचो तो आपको लगे यार कितना लंबा सफर मैंने तय कर लिया है। और वो जब सफर की जब भी आप बातें करें तो उन सफर में अड़चनों की जिक्र जरूर होना चाहिए जी। एक अच्छा सफर आप कर रहे हैं तय, वो मजेदार नहीं होता सर जब तक कि उसमें कुछ इस तरीके के अड़चन ना आए। और उन अड़चनों को फिर आप कितने अच्छे तरीके से पास करते हैं तो फिर आपको एक सुकून मिलता है। तो कुछ मेरा ऑब्जेक्टिव शुरू से इस तरीके से रहा था। आपने जिस रकम की बात की, हाँ, वो उस रकम से मैंने मेरा करियर शुरू किया था तकरीबन 20 साल पहले। और आज खुशकिस्मत हूँ कि मेरे माँ बाप को मेरे पे फक्र है, मेरे परिवार को फक्र है, मेरे दोस्तों को फक्र है। बाकी देखते हैं अभी ये भी फक्र है। बिल्कुल देखते हैं ये सिलसिला कितना चलता है सर। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि ये सिलसिला लंबा चले सर। मैं वोरा साहब वहीं से शुरू करूंगा। 4,000 रुपये में आपने कहाँ नौकरी? मैंने मेरी जिंदगी की शुरुआती दिनों में जब मैं हायर एकेडमिक्स में था, तो मैंने जब शुरुआत किया अपना करियर, तो मैं 4,000 की बात तो इसलिए कह रहा हूं कि उस दौरान निजी क्षेत्र में इतने ही पैसे मिलते होते थे सर। मैं बहुत फ्रैंकली कैमरे के सामने आपके व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि मैं और मेरे जैसे कई लोग 1990 के आर्थिक सुधारों के विक्टिम हैं। कैसे? हम लोगों को नौकरियां तो हम प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से ग्रूमिंग नहीं मिली सर, ना तो हमें शिक्षा मिली। मैं तकरीबन ये कहता होता हूं और मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी लिखता होता हूं कि जब मेरे पिताजी मेरी एज में जब थे, आज जिस एज में मैं हूं 40+ में, तो सरकारी क्षेत्र 90% लोगों को सर्व करता था और आज निजी क्षेत्र सर्व कर रहे। तो लेकिन निजी क्षेत्र में काम करने के लिए आपका कॉम्पिटेंस, आपका स्किल, आपकी एफिशिएंसी अलग तरीके की होनी चाहिए सर।
और मैं खुशकिस्मत हूं कि आज मैं अपने बच्चे को, मेरा स्टूडेंट हो चाहे कोई भी मेरा नोन हो, मैं उसको निजी क्षेत्र के हिसाब से तैयार कर रहा हूं कि भैया ये स्किल सेट तुझे चाहिए। अगर तू कम पैसे पे नौकरी कर रहा है तो तुझे अपना टैलेंट एक्सप्लोर करना है सो दैट तुझे अपॉर्चुनिटीज मिले। लेकिन हम लोगों के पास ऐसी शिक्षा, हम लोग नहीं, समाज में नहीं थी, समाज तैयार ही नहीं था। 90 के आर्थिक सुधार जो है वो एक्सीडेंटली हमारी इकोनॉमी में आए हैं। और तो वो 4,000 रुपए की तनख्वाह जो आपने बात की, वो मैं उसको आज फक्र मानता हूं अपने आप के लिए कि कम से कम मुझे एक अपॉर्चुनिटी तो मिली। उस दौरान 4,000 भी बहुत होते थे। हाँ, आज एक जब हम कंपेयर करते हैं तो लगता है यार एक छोटे से रकम से शुरू किया था, आज आप कहीं पहुंचे हैं तो सेटिस्फेक्शन है। तो ये अलग अलग मुकाम है सर, बस एनालिसिस करते रहना चाहिए जिंदगी भर सर। आज भी लोग तो बहुत कमा रहे हैं सर। एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन अब एक इंडस्ट्री है और बहुत वेल पेड इंडस्ट्री है। अगर आप अपनी स्किल सेट को पहचान जाएं तो मुझे लगता है कि एजुकेशन से बड़ा पे मास्टर कोई नहीं है सर। बाकी तो अब वो जानता है सर ऊपर वाला। नहीं, आर्थिक सुधार का इसका सबसे ज्यादा श्रेय, आप बड़ा श्रेय किसका देना चाहो? देखिए, आर्थिक सुधारों का सबसे बड़ा श्रेय तो डेफिनेटली मनमोहन सिंह जी को जाता है, नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट को जाता है। और ऐसे कह दीजिए उस समय की रिक्वायरमेंट थी, ऊपर वाला सिचुएशन खुद क्रिएट करता है सर। किसी को एंट्री लेनी होती है और समय उसको एंट्री देता है सर। ठीक है, फिर हिस्ट्री में उसका एनालिसिस किया जाता है तो आज हम उस एनालिसिस का श्रेय उस समय के वित्त मंत्री जी को देते हैं, जो मशहूर अर्थशास्त्री थे। उन्हें लगा होगा कि भाई अब जरूरत है, सोना गिरवी रख दिया था, पैसे थे नहीं 90 के सुधारों के समय, तो एक्सीडेंटली वो सुधार किए गए। और आज हम जब उसका एनालिसिस करते हैं तो हमें महसूस करते हैं कि अंग्रेजों ने हमें बुरी तरीके से लूटा, तो फिर हमने 1947 में आजाद होने के बाद ये सोच लिया था कि भैया हर चीज जो होगी वो सरकारी क्षेत्र के माध्यम से होगी। लेकिन सरकार कब कर पाई? सरकार 50 साल पहले करने के बाद खुद को फेल महसूस कर रही थी। तो 1990 के आर्थिक सुधार मनमोहन सिंह नहीं होते, कोई और होते तो वो भी करते। लेकिन वो मनमोहन सिंह के नाम से नियति नहीं लिखा हुआ था तो मनमोहन सिंह ने किया। बात तो ये है सर, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को जरूरत थी और भारत अगर वो नहीं करता तो भारत खत्म हो चुका होता। मैंने डॉक्टर PS वोरा से ये आर्थिक सुधार की बात इसलिए पूछी कि वोरा साहब आर्थिक मामलों के बड़े गहन विचारक हैं, शुक्रिया। गहनतम से विचार करते हैं। और इन्होंने एक अभी हाल ही में इनकी एक पुस्तक रिलीज हुई है जिसका नाम है आर्थिक सफरनामा। उसके लिए रिव्यू भारत के सभी बड़े समाचार पत्रों ने लिखा, सभी बड़े लेखकों ने लिखा और मैंने स्वयं भी लिखा है। तो इसलिए मैंने ये सवाल किया, यार ये आप लोगों के लिए जानना भी जरूरी था। तो जी वोरा साहब, हम वापस वहां आते हैं। 4,000 के बाद आपने फिर कहाँ, उसके बाद आपका अगला पड़ाव क्या था? ब्रजमोहन जी, मुझे ऐसा लगता है कि पड़ाव जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में पड़ाव आते हैं। आपको वो पड़ाव को, उसकी इंट्यूशन आपको फील हो जानी चाहिए। मैं कई बार कहता होता हूं कि ये जो हमारे स्टार्स है ना, यानी दिनमान जिन्हें कह दीजिए, ये सेम थोड़ी रहते हैं। अच्छे दिनमानों के बाद तो बुरा ही होगा। अब सफल आदमी वो है जब वो अच्छे दिनमानों में बुरे दिनमानों का असेसमेंट पहले कर ले और अपनी प्लानिंग उस तरीके से डेवलप कर ले, तो बुरे दिनमानों का रिजल्ट वीक हो जाता है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं सर शुरुआती दिनों में कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, बीकॉम एमकॉम के कॉलेज में। और मुझे उस दौरान ये महसूस होने लग गया था कि आने वाला समय जो है ये मैनेजमेंट स्टूडेंट्स का है, MBA BBA का होगा। तो मैं बीकॉम के स्टूडेंट्स के साथ बहुत कंफर्टेबल था। मेरे वो टिप्स पे थे, वो जो अकाउंटेंसी, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग के जो सब्जेक्ट्स थे, मेरा बड़ा अच्छा सेटिस्फेक्शन भी क्रिएट होता था। मैं मतलब बहुत कंफर्टेबल था। लेकिन मुझे लगने लग गया था कि भाई ये अब निजी क्षेत्र मार्केट में आ चुका है तो उसको तो मैनेजमेंट ग्रेजुएट चाहिए होंगे ना। तो मुझे लगा स्विच कर लेना चाहिए। तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई बिजनेस ग्रेजुएट्स को पढ़ाने के लिए, तो मैंने इमीडिएटली स्विच कर लिया। अब सीधी सादी बात है, जैसे आप स्विच करोगे तो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो नेगोशिएशन वहीं से स्टार्ट होता है ना। तो जिस दिन आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लेते हो तो नेगोशिएशन आपको हथियार के रूप में काम करता है। तो वहीं से सैलरीज बढ़नी शुरू हुई सर। तो अपन ने अपॉर्चुनिटी ली हमने, और साथ साथ में अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप भी किया। अब जब मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स को पढ़ाना शुरू किया तो इंग्लिश में पढ़ाना शुरू किया। तो एक ऐसा विद्यार्थी जो 6th क्लास में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से, जिससे विद्यालय से पढ़ के जो आया था, जिसने 6th क्लास में ABCD सीखी थी,
वो इमीडिएटली बीकॉम ग्रेजुएट्स को, बीकॉम वालों को पढ़ाने के बाद जब बीबीए को पढ़ाने लगा, और वो भी अंग्रेजी तो माध्यम। अंग्रेजी माध्यम में था, इंग्लिश में था साहब। तो इंग्लिश बोलनी सीख गया वो। कौन सी इंग्लिश बोलनी सीखा? वो टेक्निकल इंग्लिश बोलनी सीखा। कि भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर आपको ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट पढ़ाना है तो उसको इंग्लिश में पढ़ाना है ना। तो इंग्लिश कन्वर्सेशन वहां से शुरू हुआ, और वो चीज, वो एक चैलेंज लिया, उस चैलेंज के साथ साथ अपनी कॉम्पिटेंसी बिल्ड की। तो बिल्ड करते करते वहां से एक रास्ता शुरू हुआ, वो जर्नी शुरू हुई जो अच्छे अच्छे बिजनेस स्कूल्स में ले गई, बाद में बड़ी यूनिवर्सिटीज में ले गई, कॉलेजेस में ले गई। मैं बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम जानना चाहूंगा। जी, मैंने इंडिया के 2-3 बड़ी नामी गिरामी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में काम किया सर। लंबे अरसे तक काम किया मैंने वहाँ पे। चंडीगढ़ का एक नामी गिरामी बिजनेस स्कूल है जिसमें मैंने, चंडीगढ़ बिजनेस स्कूल जिसे बोलते हैं, मैंने उस स्कूल में लंबे समय तक काम किया सर। अच्छा। जी, मैंने तकरीबन वहाँ पे 7-8 साल काम किया और बहुत कुछ सीखा, बहुत एक्सपोजर लिया। और एक ऐसा विद्यार्थी जिसने 6th में आकर के ABCD सीखी जी, और वो चंडीगढ़ बिजनेस स्कूल में पढ़ा रहा है। जी, वहाँ मैंने पढ़ाया। उसके बाद मैं दिल्ली गया, एमिटी यूनिवर्सिटी में मैंने काफ़ी समय तक काम किया। उससे पहले एक कैनेडियन यूनिवर्सिटी थी, TRU, थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे काम किया। तो मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती गई। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मेरे से एक चीज़ समझना चाहे तो मैं ये कहूँगा कि आपको अपनी ज़िंदगी में पहला तो एक ऑब्जेक्टिव बना लीजिए कि यार अपन ने भैया एक्सप्लोर करना है लाइफ में। एक्सप्लोर करने का आप अपना ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। वो ऊपर वाला अपने आप आपको, अच्छा, एक्सप्लोर करने के साथ साथ आपको असेसमेंट करना आना चाहिए कि भैया आपको गट फीलिंग्स का एनालिसिस आना चाहिए, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। तो मेरी इंट्यूशन ने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये बीकॉम वगैरह कन्वेंशनल कोर्सेज हो जाएंगे, लेट्स मूव टू द कंटेम्प्रेरी कोर्सेज, अपन BBA MBA में मूव करें। फिर जब वहां मूव किया तो उसके बाद फिर जब मेट्रोज में मूव किया तो लगा मेट्रोज में तो फिर ओवरऑल कल्चर ही चेंज हो जाएगा। तो फिर इस तरीके से एक्सपोजर मिलते गए। तो मैं तो इतना ही बोलूंगा कि जिंदगी में ना जितने ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए लाइफ में। क्या होगा, फेल, एक्सप्लोर करने में आदमी फेल कभी नहीं होता आप है। कुछ सीखोगे ना। हाँ, सीखोगे सर। और जब जिस दिन आदमी सीखना शुरू कर देता है उसके बाद उसको एक्सपोजर मिलता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि एक्सप्लोर करने से क्या मिलेगा, मैं कहता हूं एक्सप्लोर नहीं करोगे तो एक्सपोजर तो मिलेगा ही नहीं। ये सक्सेस और ये पास और फेलियर अलग चीजें हैं सर। और जिसको जिंदगी में एक्सपोजर मिल गया उसके बाद तो सफलता ही है ना सर। फेल वाली कहानी तो पीछे रह गई। हाँ बिल्कुल। और बाकी फेल तो एक्सपेक्टेशंस का लॉस होता है। फेल नाम की तो कोई चीज ही नहीं है सर। आप जो चाहते थे वो आपसे नहीं हुआ, यही तो फेलियर है। तो आप अपना रिवैल्यूएशन प्रोसेस कर लीजिए, रिव्यू कर लीजिए अपने आप को। रिव्यू में पता लग जाएगा मेरी योग्यता कम थी इसलिए जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ, या रिव्यू में ये पता लग जाएगा मैं चाहता ही गलत था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लोगों को एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए जिंदगी में, तभी एक्सपोजर मिलेगा। हाँ जी, मैं मान के चलता हूं। और एक्सप्लोर करने के लिए भी मैं मान के चलता हूं कि आपको इन्फ्लुएंस क्रिएट करना आना चाहिए। आप जिंदगी में इन्फ्लुएंस क्रिएट करिए, अपना इंप्रेशन ड्रॉप करिए। जब आप अपना इंप्रेशन ड्रॉप करते हैं तो उसके बाद क्या होता है साहब के जिंदगी खुद आपको एक्सप्लोर करवाती है चीजें। और जब जिंदगी एक्सप्लोर करवाती है तो फिर एक्सपोजर मिलता है सर। फिर एक्सपोजर के बाद तो फिर कहानियां गढ़ी जाती हैं आपके बारे में सर। और जो लोग गढ़ते हैं, हाँ कह दीजिए, ऐसा ही होता है। बस इतना ही है। तो बोरा साहब, आपकी प्राइमरी स्कूलिंग कहाँ हुई? सर मेरे पिताजी राजस्थान सरकार में इंजीनियर थे और नहरी विभाग में थे। उनकी पोस्टिंग अलग अलग गांवों में होती रही, जहाँ जहाँ नहरें जाती रही। तो हमारे बीकानेर से 150 किलोमीटर दूर एक गांव है बीकमपुर नाम से। तो मेरे पिताजी वहाँ लंबे अरसे तक रहे, तो मैं वहीं पढ़ा, मैं और मेरी सिस्टर। हम लोग वहाँ एक स्कूल था वहीं पढ़े, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वहाँ पढ़े। वो स्कूल 8वीं क्लास तक था। तो आपको पता है आज भी, शायद मुझे लगता है शायद आज भी सरकारी स्कूलों में, हिंदी मीडियम के सरकारी स्कूलों में आज भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स क्लास 6 में सिखाए जाते हैं। हाँ, मैं भी उसी विद्यालय का पाठी रहा। तो मैं बिल्कुल, और मुझे लगता है आपकी और मेरी जनरेशन जो इस आजाद मुल्क की तीसरी पीढ़ी है वो तकरीबन इसी दौर से निकली है। उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो सर अब मुद्दा बनना शुरू हुआ ना, जब हम ग्लोबलाइजेशन में जब हम पहुंचे और हमें जब फील हुआ कि हमारे अंदर कमियां क्या है, तब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शुरू हुआ। हमारी और आपकी पीढ़ी तो साक्षरता के दौर से निकली है, पढ़ना लिखना आ जाएगा। हाँ बस ये था, शायद उस समय हकीकत भी यही थी। तो माता पिता ने पढ़ा दिया, वो बड़ी बात थी। अब उसमें
लेकिन मैं यही तो, तभी तो मैंने कहा हमारी जिंदगी, हम तो कल्प्रिट हैं साहब, कल्प्रिट हैं, क्योंकि हमें क्वालिटी एजुकेशन मिली नहीं और हम प्राइवेट सेक्टर में सर्वाइव कर रहे हैं। सर्वाइव क्या, ड्राइव कर रहे हैं। हाँ देखा जाए तो हम प्राइवेट बिल्कुल। सेक्टर को अब ड्राइव कर रहे हैं। मैं तो बहुत चैलेंज के साथ कहता हूं ब्रजमोहन जी कि जितना हम लोगों की पीढ़ी ने प्राइवेट सेक्टर में काम कर करके सीखा है, उतना आईआईएम के लोग और आईआईटी के लोग वर्क एक्सपोजर से नहीं सीखते हैं। हम लोग स्टेपनी बन के लगे प्राइवेट सेक्टर में, और अब आप जहां मर्जी फिट कर लीजिए सर। और वो जहां मर्जी। और ये जो एक्सपोजर है ब्रजमोहन जी, ये हमें एजुकेशन ने नहीं दिया है, ये हमारे वर्क एक्सपीरियंस ने दिया है। खुद सीखा है, खुद सीखा है, अनुभव ने खुद सिखाया सीखा, अनुभव ने सिखाया है। बिल्कुल, अनुभव के थपेड़ों ने सिखाया है सर। तो आपकी वहां एजुकेशन 8वीं तक हुई? जी सर। फिर बाद में फिर बीकानेर शिफ्ट हो गए सर, आपके शहर में आ गए, शहर के बाशिंदा बन गए सर। 30 साल से, पिछले 30 सालों से इस शहर में हूँ सर। फिर यहीं 10वीं यहीं हाँ जी, यहीं ग्रेजुएशन हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन हुई, लॉ की डिग्री की, सीएस कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया, डॉक्टरेट की। लंबा, मतलब एक लंबा सफर चलता गया एजुकेशन के साथ साथ। आपने पीएचडी किस सब्जेक्ट पर की? जी, मैंने पीएचडी अपनी की अकाउंटिंग और फाइनेंस में। वर्ष 2008 में मुझे डिग्री अवार्ड हुई थी, और मैंने इस डिग्री में एनरोलमेंट करवाया था 2004 में। और जो मेरी डॉक्टरेट है वो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर पे थी। जैसे कि आपको याद होगा, इंडिया में जो बैंकिंग थी वो शुरू से पब्लिक सेक्टर में थी, लेकिन 91 के रिफॉर्म्स के बाद प्राइवेट सेक्टर्स बैंक्स आने लगे। जैसे सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक आया था। तो उसके बाद तो मैंने जो अपनी डॉक्टरेट की, मैं ये समझना चाहता था कि जो हमारा आम इंडियन है वो अपने पैसे को आज भी, चाहे स्टॉक मार्केट 60,000 पॉइंट पे होगा, आज भी हम लोगों का विश्वास जो है वो बैंक में पैसा जमा कराने पे ही है। तो वो समय आज से 16 साल पहले, जब मैंने मेरी 18 साल पहले जब मैंने मेरी डॉक्टरेट शुरू की, तो उस समय भी प्राइवेट सेक्टर बड़े तगड़ा परफॉर्म कर रहे थे। तो मैं बड़ा सरप्राइज फील करता था कि बड़े बड़े ट्रक जो सड़कों पे चलते थे, कहते थे साहब ये आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू फाइनेंस्ड हुए हुए हैं। एक ही कॉन्सेप्ट आया था फाइनेंस वाला। तो मैं समझना चाहता था फाइनेंस का कल्चर क्या है। मैं सोचता ये था कि पैसा तो कोई प्राइवेट बैंक पे जमा नहीं कराना चाहता। सारे के सारी सेविंग्स जो है, चाहे एफडी है, चाहे करंट अकाउंट है, चाहे सेविंग्स है, वो पब्लिक बैंकों में, सरकारी बैंकों में। और बड़ी बड़ी गाड़ियां जो सड़कों पे चल रही हैं, या बिजनेस धंधे जो खुल रहे थे उस समय 2004-3-4 के दौरान, वो सारा निजी क्षेत्र के बैंकों के फाइनेंस के थ्रू खुल रहा था। तो आई वाज जस्ट ऑलवेज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये इनको पैसा कहां से आ रहा है, ये माजरा क्या है, ये माजरा क्या है। तो मैंने अपने मेरे जो सुपरवाइजर थे, मेरे गाइड थे, स्वर्गीय आरएल चौधरी साहब, गुजर गए वो। तो मैंने साहब को निवेदन किया कि उन्होंने कहा किस पे काम करना चाहते हो। मैंने कहा जी बैंकों पे काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बैंकों पे किस पे? मैं कहा जी प्राइवेट सेक्टर्स पे। तो फिर उस समय के जो नामी गिरामी प्राइवेट बैंक्स थे, 5-6 प्राइवेट बैंक्स थे, उन बैंकों को मैंने लिया अपनी स्टडी में, और 5-6 साल का उनका फाइनेंशियल डेटा लिया, बैलेंस शीट्स ली, और अलग अलग एंगल्स पे उसको प्रूव करने की कोशिश की कि भाई इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है क्या। मैं बताऊं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैंने मेरी स्टडी में सेंचुरियन बैंक को भी लिया था और बैंक ऑफ पंजाब को भी लिया था। जो दोनों बाद में जाके मर्ज हो गए, सीओबीपी बन गए थे, जिसको बाद में एचडीएफसी ने टेक ओवर कर लिया। तो मेरी स्टडी में सेंचुरियन का अलग डेटा था, बैंक ऑफ पंजाब का अलग था, फिर सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब का अलग था। अच्छा। और उसके बाद दोनों एचडीएफसी में मर्ज हो गए, तो वो डेटा अलग था। एचडीएफसी का डेटा अलग था। हाँ, फिर वो क्योंकि दो एचडीएफसी ने उनको टेक ओवर कर लिया था, एक्विजिशंस हो गए, उनका मर्जर हो गया था। तो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था। क्योंकि मैं कॉमर्स का विद्यार्थी था, तो डॉक्टरेट मेरी अकाउंटेंसी में ही थी, लेकिन मेरी जो पीएचडी है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी उतनी ही अप्लाई होती है, क्योंकि मैंने एक तरीके से मैनेजरियल एनालिसिस किया था। तो मेरी डॉक्टरेट दोनों सब्जेक्ट्स में पैरेलल अप्लाई होती है सर। डॉक्टर साहब, आपने खूब जगह काम किया, फिर आप वापस बीकानेर आ गए जी। और अब बीकानेर की नामी गिरामी स्कूल्स में से एक स्कूल है बाफना एकेडमी, उसके आप सीईओ हैं। जी सर। तो बीकानेर वापस आने का कोई कारण, या आपको और अच्छा एक्सपोजर मिल रहा था इसलिए आए? एक्सपोजर मुझे लगता है आपको विदेशों में और अच्छा मिलता है इससे भी। देखिए, मैं अपने प्रोफेशनल करियर में ब्रजमोहन जी बहुत खुश था। अब बीकानेर वापस आने के पीछे तो चूंकि मैं उस ऊपर वाले को बहुत मानता हूं, तो मुझे लगता है आदमी के हाथ में कुछ नहीं है। अगर आदमी ये सोचता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी ऐसा लिखा है कि आदमी के हाथ में कुछ नहीं है। तो दो तीन डिसीजन थे सर, जिन्होंने मुझे मेरे को इस तरीके की थॉट्स देनी शुरू की कि मुझे मेरे शहर वापस जाना चाहिए। पहला डिसीजन तो मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे अभिभावक, मेरे पेरेंट्स यहीं थे। वो यहाँ सरकारी नौकरी में थे, फिर वो यहाँ से रिटायर हो गए,
और इस शहर के साथ उन्हें बड़ा लगाव था। हम्म। तो उन्होंने कहा था कि भाई हम तो यहीं आप कंफर्टेबल है। बोलते यहीं के? नहीं, मूलते है तो मूलते का तो कोई मतलब भी नहीं होता ना सर। नहीं, फिर भी मूलते तो मैं हिंदुस्तान का हूँ सर। ऐ बाजित। हाँ, मूलते तो नहीं, मेरे दादाजी और मेरे नाना जी दोनों पाकिस्तान से आए थे। हाँ हाँ। तो दोनों रावलपिंडी से आए थे। हम्म। और मेरे पिताजी का बर्थ आप इस आज़ाद हिंदुस्तान का है, मेरा भी यहीं का है। लेकिन मूलते क्या मतलब, एक सरकारी कर्मचारी मूलते कहीं का नहीं होता सर। मेरा बर्थ जो है वो हरियाणा अंबाला से है। मैं और पिताजी की सरकारी नौकरी थी तो हम राजस्थान में आ गए सर, पैदा होते ही आ गए। अब राजस्थानी मूल हो तो गया। राजस्थानी ही हूँ मेरी तो। अब नौकरी जहां लेती जाएगी आदमी वहां का बन जाता है सर। तो मूलते मैं राजस्थान में मैं लंबे अरसे तक रहा। मैं ये कहूंगा मेरी जिंदगी अभी 43 साल की है, तो मैं ये बोलूंगा कि मैं राजस्थान अपने 43 साल की उम्र में मैंने सारी जिंदगी यहीं जी है। तो राजस्थानी कह दीजिए मुझे, मुझे गर्व होता है इस चीज। पिताजी का बीकानेर से बड़ा लगाव था। पिताजी यहीं इसी एरिया में तकरीबन वो पूरे राजस्थान में उन्होंने नौकरी की। इंटीरियर राजस्थान, बांसवाड़ा और उदयपुर और यहाँ से जगह से लेके फिर इस पश्चिम राजस्थान में भी लंबे अरसे तक रहे। फिर वो यहीं रिटायर हुए। तो यहीं उनका सर्कल था, उनको यहाँ लगाव हुआ। उन्होंने कहा मैं तो यहीं रहूंगा। और मैं उस दौरान दिल्ली था, तो अच्छी जगह सेटल था, एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। अब चूंकि अकेला बेटा था तो पहला तो कारण ये था कि हमेशा ऐसा महसूस होता था कि माँ बाप चाहिए ना नहीं कहें, एक उम्र के बाद माँ बाप कहते नहीं है, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी होती है उन समझने की कि वो कह जरूर नहीं रहे हैं लेकिन शायद उन्हें हमारी जरूरत है। तो मैंने उस जरूरत को महसूस किया था कि उन्हें शायद मेरी जरूरत होगी। और मुझे भी उनकी जरूरत थी सर। सोशल सेफ होने के लिए समाज में जब हम रहते हैं तो परिवार ही तो आपकी सेफ्टी है ना सर। माँ बाप को भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है, परिवार तो अल्टीमेटली इसी क्लबिंग से ही तो बनता है। और फिर कुछ वो बेसिक नीड थी। फिर कुछ जब ये एक पवित्र सोच मेरे दिमाग में आई तो फिर उस ऊपर वाले ने अपने आप कुछ ऐसे लिंक पैदा कर दिए कि मुझे मेरे बीकानेर में ही एक बड़ी यूनिवर्सिटी में भी नौकरी ऑफर होगी और एक बड़े स्कूल में भी ऑफर होगी। तो मैं 2 ऑप्शंस अपने साथ लेके आया था 2016 में। बीकानेर की एक बड़ी निजी यूनिवर्सिटी है उसका भी ऑफर था और एक बड़े प्राइवेट स्कूल का भी ऑफर था। और मेरे दिमाग में था कि इतना लंबा अरसा एजुकेशन सेक्टर को दे दिया है और चूंकि मैं शुरू से कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहा था तो मैं ये महसूस करता होता था कि एजुकेशन में एक बहुत गैप है। एक्चुअली इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि हमें जो चीज चाहिए वो कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले प्रोड्यूस नहीं करते, और कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं हमारे पास वो चीज स्कूल से नहीं आती। तो मैं ये मानता था अपने करियर के शुरुआती दिनों में कि रियल में जो एजुकेशन का कल्प्रिट है, जो एजुकेशन को करप्ट कर रहा है, वो स्कूल सेगमेंट है, क्योंकि वो बच्चों को एक्सपोजर नहीं दे रहा, बच्चों में फंडामेंटल्स ढंग से डेवलप नहीं कर रहा। तो मैंने एक चैलेंज लिया, मुझे लगा ठीक है लंबा अरसा पढ़ा दिया, अपन स्कूल सेगमेंट के साथ जुड़ते हैं। तो सब वहां से बस वो शुरुआत हुई और बीकानेर के एक बड़े निजी स्कूल के संचालक के रूप में उनके डायरेक्टर और सीईओ के रूप में काम करने का मौका मिला, जो जर्नी अभी तक चल रही है। बीकानेर में मैं देख रहा हूँ कि आपने स्कूल के क्षेत्र में नए नए इनोवेशन किए हैं। थैंक यू। आपने बहुत सारे नए आयाम स्थापित किए हैं। तो ये चीजें कहाँ से आई आप में? सर मैंने आपको बताया कि मेरी खुद की जो जर्नी है, उस जर्नी में मैंने अपनी इंट्रोस्पेक्शन से, अपने आत्ममूल्यांकन से बहुत कुछ सीखा। क्योंकि पता नहीं, शायद हो सकता है आपके व्यूअर्स को गलत लगे, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि दुनिया बड़ी जालिम है। आप जब तक दुनिया को प्रूव नहीं करोगे, दुनिया आपको जगह नहीं देगी सर। इस भीड़ में जगह आपको अपनी बनानी पड़ती है सर, और जगह कोई देता नहीं है कि भैया आके खड़ा हो जाए। वो सिंपैथी नहीं चाहिए सर कि भैया प्लीज आके खड़े हो जाइए ना। जगह आपको बनानी पड़ती है इज्जत के साथ। तो वो जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा, तो मुझे हमेशा ऐसा लगा कि बच्चे को उसके पास एक एडवांस तजुर्बा होना चाहिए, समय से पहले उसके पास एक ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके हम कंपीट कर सकते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से दिन प्रतिदिन नए मुकाम बना रही है, सोशल मीडिया ने हर चीज को कनेक्ट कर दिया है। हमारे समय के दौरान हमें नहीं पता होता तो हमारी कमियां क्या है। अब आज के समय के दौरान आप डिजिटल प्लेटफॉर्म इतने ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना बड़ा है कि आपको पता लग जाता है कि सामने वाले मुल्क में या दूसरे क्षेत्र में क्या कैसे हो रहा है, किस आदमी की जिंदगी कैसी है। तो कहीं ना कहीं आप में इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स या ये चीजें पैदा हो जाती हैं। तो मैंने पहले दिन से सोचा कि मुझे मेरे बच्चों को एडवांस एक्सपोजर देना है साहब।
लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे कि स्कूल के बच्चों को ये कॉलेज का जैसा बनाना चाहता है, यूनिवर्सिटी जैसा बनाना चाहता है। तो मैं कहता था हाँ बनाना चाहता हूँ, क्या गलती है तो उसमें? अल्टीमेटली इन्होंने आज नहीं कल स्कूल और कॉलेज में जाना है ना, तो वहां जाके ये ह्यूमिलिएट क्यों हो कि इन्हें नहीं पता? ये एक एडवांस प्रिपरेशन के साथ वहां जाएं। तो कोई नए, आपने कहा बहुत सारे आयाम स्थापित किए, मैं नहीं कहता कोई आयाम स्थापित किए सर। मैं तो ये कहूंगा मैंने मेरी जिम्मेदारी निभाई। मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में जितने लोग हैं उनको यही समझना चाहिए हमारा शहर कैसे विकसित होगा। शहर का विकास सर इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होता, गाड़ियों से नहीं होता, औद्योगिक नीतियों से नहीं होता। शहर का विकास होता है आपके मानसिक परिवर्तन से, और मानसिक परिवर्तन शिक्षा का विकास आपके अंदर डेवलप करता है। आप कहते रहोगे बीकानेर टियर 3 सिटी है, बीकानेर कभी गुड़गांव नहीं बन सकता। अरे आप अपने एजुकेशन सेक्टर को गुड़गांव जैसा बना दीजिए, अपने आप बन जाएगा। बीकानेर अपने आप बन जाएगा सर। अल्टीमेटली बच्चा अपने आप वैसा ही एडवांस हो जाएगा। मैं तो कई बार ही कहता होता हूं कि बच्चों को राजीव चौक पे मेट्रो सेंटर पे छोड़ दो, आप जरा देखो, उनको पता लग जाएगा एक्सपोजर क्या है दिल्ली के बच्चों का और दूसरे बच्चों का, है ना। तो वो जो इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स है वो खत्म करना है। वो खत्म कैसे होगा? बच्चे बड़े प्यारे हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, दिल के सच्चे हैं, उनको क्या देना है? एक्सपोजर ही तो देना है। किताबी ज्ञान तो सभी दे रहे हैं। उन्हें ये समझाना है कि बेटा देख मेरी बात सुन, तू बनना क्या चाहता है, ऊपर वाले ने तेरे अंदर एक टैलेंट दिया है। पहली बात तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको उसका टैलेंट सर्च करके बता दूं, और उस सर्च करके बताने के बाद थोड़ा सा उस टैलेंट पे एक्सपोजर दे दूं। फिर पेरेंट को बता दूं कि भैया देखो ये आपके बच्चे में टैलेंट है। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली है कि पेरेंट भी बच्चे को प्रोडक्ट बना चुका है। वो उस टैलेंट को समझने की रेस में ही नहीं है। वो तो उसको जो सो कॉल्ड हमारा समाज जिन चीजों में सक्सेस ढूंढता है वैसा ही बनाना चाहता है। तो ये अभी एक चीज है जिसके साथ मैं फाइट कर रहा हूं। लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि मैं कुछ चेंज करने की मैंने कोशिश की है और मुझे उसके लिए बड़ा सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। बाकी तो ऊपर वाला, मेरे किस्मत में ऊपर वाले ने जो लिखाया है वो मैं करता रहूंगा, बाकी वो रिजल्ट वो जाने साहब। एक सवाल वोरा साहब मेरा ये भी है कि बच्चा ये सभी निजी स्कूल और गवर्नमेंट विद्यालय के प्रधानाचार्य और सब, और साथ में पेरेंट्स से भी है मेरा, कि बच्चा आपके पास आता है, पहले तो स्कूल अपना काम देती है, वो बच्चा घर आकर के स्कूल का होमवर्क करता है, फिर वो ट्यूशन जाता है, फिर ट्यूशन से वापस आकर के होमवर्क करता है, फिर सो जाता है, सुबह उठता है, नहा धो करके वापस स्कूल। तो ये सर्कल ठीक है? नहीं, ये बहुत गलत है सर्कल सर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से समाज को एक बहुत फेयर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जी। आप बच्चे को अल्टीमेटली आप बनाना क्या चाहते हैं, आपने कभी सोचा है? पहली बात तो मैं ये भी मानता हूं कि एजुकेशन सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चे का वैल्यूएशन का जो प्रोसेस है वो बड़ा गलत है, जिसको सो कॉल्ड हम एग्जाम्स बोलते हैं। मैं तो अपने कलीग्स को ऑफन कहता होता हूं कि एकेडमिक से ज्यादा वैल्यू एग्जामिनेशन की होनी चाहिए, प्रोवाइडेड अगर आपने एग्जामिनेशन का लेवल बहुत ढंग से सेट किया है तो। लेकिन एक एग्जामिनेशन, अब पेरेंट्स के साथ दिक्कत यह आ गई है, और या पेरेंट्स क्यों बोलूं, हमारे समाज के साथ दिक्कत यह आ गई है कि हमें बच्चे के हर पेपर में बराबर नंबर चाहिए, 90 90 90 90, 95 95, 98 98। किसी में बच्चे के 68 आ गए तो पेरेंट ये कहता है बच्चा इस सब्जेक्ट में कमजोर है। अरे सर कमजोर नहीं है, उसका इंटरेस्ट नहीं है। हम पता नहीं क्यों बच्चे की मैथमेटिक्स में नंबर कम आए तो हमें कहते हैं जिसे मैथ्स नहीं आती। अरे उससे मैथ्स अच्छी नहीं लगती, नहीं आती और अच्छी लगने में बहुत डिफरेंस है ब्रजमोहन जी, ये हमें समझना पड़ेगा। और सारा करियर क्या, पूरे विश्व का करियर, पूरे इस ब्रह्मांड का करियर मैथमेटिक्स से थोड़ी शुरू हो रहा है। अगर जिसको मैथमेटिक्स नहीं अच्छी लगती, वो क्रिएटिव राइटर बन सकता है, वो सिंगर बन सकता है, वो डांसर बन सकता है, वो कुछ भी बन सकता है। जिंदगी थोड़ी खत्म हो जाएगी उसकी। ऐसी इंग्लिश की बात है, एक ऐसा फोबिया बिल्ड कर दिया गया है कि इंग्लिश बोलनी आनी ही चाहिए। अरे मैं तो ये कह रहा हूं भाषा पे आपकी कमांड होनी चाहिए। सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास कमांड आपके कंटेंट में होनी चाहिए कि आपने बोलना क्या है। मैंने कई अपने सामने में बच्चों को देखता हूं जिनके पास कंटेंट होता है लेकिन वो उनके पास भाषा में कमांड नहीं है, तो उनकी बॉडी में घबराहट सी शुरू हो जाती है, पसीना आने लग जाता है जब वो डायस पे आते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूं हिंदी में बोल दो। कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश नहीं है, कम्युनिकेशन वर्ड इंग्लिश में से निकला है। एक्चुअली आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए, और अगर आप अपनी बात रखने में बहुत अच्छे मास्टर हैं तो आप ऑरेटर हो।
सीखना हमने ये है कि अपनी बात को बेहतर कैसे रखें। अब दिक्कत ये हो रही है कि हमने उसको इंग्लिश के साथ जोड़ दिए, और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, पेरेंट्स तो अपने बच्चे को क्या है, ईमानदारी से पेरेंट्स बुरा ना माने, उनको इज्जत कहते हुए हाथ जोड़ के बेनती कर रहा हूं, बच्चे को प्रोडक्ट क्यों बना रहे हो? वस्तु मत बनाओ। बना दिया सर, उसको बेचना चाहते हैं। एक्चुअली हर पेरेंट क्या है, अपनी आर्थिक, अपनी सक्सेस का या अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल को अपने बच्चे के भविष्य में उसकी सफलता से ढूंढ रहा है। जो मुझे पैकेज नहीं मिला वो इसको मिलना चाहिए, जो मैं नहीं बना वो अरे ऊपर वाले ने उसका भाग्य, उसकी नियति अलग लिखी है साहब, उसको थोड़ा अपने हिसाब से चलने दीजिए। तो जो आपने ये ट्यूशन की बात की, ये मैं ये कह रहा हूं, ये स्कूलों की भी गलती है कि क्यों एक ऐसा ब्रिज नहीं बनाया गया, पता लगे क्यों बच्चा ट्यूशन जा रहा है। मुझे ट्यूशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखा जाए तो किसी का रोजगार है ट्यूशन, उसका घर परिवार चलता है ट्यूशन से। थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा, वो खेलेगा कब, उसका शारीरिक विकास कब होगा? नहीं, मैं तो आप शारीरिक विकास के अलावा मैं तो आजकल मानसिक विकास की बात करता हूं। खेलेगा तभी मेंटल। आप अपने क्वेश्चन में एक थोड़ा सा पोर्शन और जोड़ दीजिए, वो स्कूल जाता है, घर आके होमवर्क करता है, फिर ट्यूशन जाता है, फिर होमवर्क करता है, फिर मोबाइल देखता है, हाँ ये भी, फिर यूट्यूब देखता है साहब, है ना, या कार्टून देखता है साहब। तो वो संयुक्त परिवार में होके भी उसको दादा दादी या नाना नानी के साथ कोई लगाव नहीं है, माँ बाप के साथ लगाव नहीं है। ये भी एक बड़ी दिक्कत आ गई है। बच्चे समय से पहले एडवांस हो रहे हैं, मेंटल भी, जो चीजें उन्हें समय पर पता चलनी चाहिए, टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से वो समय से पहले पता लग रही हैं। वो गलती है। वो शारीरिक विकास तो डेफिनेटली, चूंकि स्पोर्ट्स अब नहीं है तो रुक गया, इसी कारण तो स्ट्रेस हो गया है, बीपी शुगर जो जनरली चीजें बढ़ गई हैं वो इसी कारण है। छात्रों में जो सुसाइडल प्रकरण हो रहे हैं वो भी मुझे लगता है उसी का एक कारण। बिल्कुल सर, उसी का कारण है, क्योंकि हम सोशल तो है ही नहीं, सामाजिक हैं हम। परिवार में पारिवारिक नहीं है, समाज में सामाजिक नहीं है, और एक एक्सपेक्टेशंस का दायरा इतना बड़ा बांध दिया गया है कि आपको ये नंबर तो आपके आने चाहिए। अब बच्चा, अब होता क्या है कि माँ बाप, जैसी बच्चा घर पहुंचता है तो माँ बाप को लगता है इस सब्जेक्ट में ये कमजोर है, उसको ट्यूशन भेज देते हैं। बच्चा भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, मैं कमजोर नहीं हूं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं पास तो हो जाऊंगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बच्चा भी तो अपना इंटरेस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ना, माँ बाप उसको मौका नहीं दे रही पूछने के लिए, बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, वो बेचारा फिर बस उस प्रोसेस में जुट गया है। और साहब ये भी एक सच्चाई है कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ट्यूशन के माध्यम से, या ट्यूशन को, चलो ट्यूशन वर्ड अपन नहीं यूज करते, एक्स्ट्रा पढ़ाने के माध्यम से बच्चे का एकेडमिक डेवलपमेंट ज्यादा होता है, और फिर वो जब बच्चे अपने माँ बाप के उन सपनों को पूरा नहीं करते तभी तो वो सुसाइड करते हैं। अच्छा, एक चीज और है, हम मतलब हम भी पेरेंट्स हैं। बच्चा कहता है मेरे 90% आए, तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। 90, पड़ोसी के तो 92 आए, 92 आए, 95 आए। जब 98% की कोई बात हो तब पेरेंट्स राजी होते हैं। देखिए, ये मैं तो ये बताऊंगा कि हम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे कि हम इस तरीके की थॉट प्रोसेस से अपनी अगली जनरेशन का बहुत बुरा कर रहे हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो मैसेज ये देना चाहूंगा कि एकेडमिक परसेंटेज जो हैं ये सिर्फ डिग्रियां हैं, ये सिर्फ मार्कशीट्स हैं जो एक फाइल में चली जाएंगी। अल्टीमेटली बच्चा, हो सकता है नौकरियां भी मिल जाए, बड़े पैकेज भी मिल जाए। अब बड़े पैकेज मिल जाएंगे तो बड़ी सोसाइटियों में रह लोगे, लग्जरी जिंदगी जी लोगे, अच्छी कारें रख लोगे, खुशी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। आप जिंदगी जीने दीजिए बच्चे को, उसका इंटरेस्ट पूछिए और ये परसेंटेज से हटाइए बच्चों को। और मैं आपके कैमरे के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा, पेरेंट्स नहीं हटाएंगे, ये तो हमारे पॉलिसी मेकर्स को ही कोई ऐसा रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, स्पेशली भारत में। और अब तो ब्रजमोहन जी सबसे बड़ी आबादी का मुल्क बन गया है वर्ल्ड की, और एक चैलेंज है हमारे सामने कि सबसे बड़ी आबादी के मुल्क के अंतर्गत युवा कितना है, सबसे बड़ा युवा है संख्या में, और उस युवा को अगर आप परसेंटेज के साथ ही जोड़ते चलोगे तो साहब वो कैसे वर्ल्ड का लीडर बनेगा? तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई ऐसा एक रेवोल्यूशन आए कि परसेंटेज सिस्टम खत्म हो जाए। मुझे नहीं पता कैसे होगा, ये तो हमारे पॉलिसी मेकर्स को कोई एक रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। वो अगर आता है तो परसेंटेज तो खत्म ही नहीं हो रहा ना, टॉपर तो 100% पे आ रहा है। आपके चैनल से ब्रजमोहन जी एक बात और बताता हूं, हमारे समय में जो टॉपर आते थे वो 70-72% पे आते थे। आपको और मेरा एक ही है ना। तो वो जो 72% वाले टॉपर होते थे उनको ही लगता होता था ना कि 28% का या 32% का स्कोप है जिंदगी में इंप्रूवमेंट करने का। 70% पे टॉपर आया तो सोचता था ना 30% तो मैंने गलती की ना कहीं पे, वो तो मेरे में स्कोप है, मैं इंप्रूव करूंगा। अब जो 100% का टॉपर है, स्कोप रहा ही नहीं, स्कोप नहीं रहा ना।
जबकि स्कोप तो अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना सर। पूरा पड़ा है, जबकि उसको लगता है अभी मैं तो उसने बहुत- अभी देखा क्या है, अभी तो एक एग्जामिनेशन है तो देखा है, हम्म, एक पेपर आया 10 क्वेश्चन आए वो अटेम्प्ट किए, एक एग्जामिनर ने कॉपी चेक की वो पास हो गया, 100 में से 100 आ गई। हम्म, अभी तो साहब आपको पूरा वर्ल्ड पड़ा है, क्वालिटी तो कहां देखी है, कंपटीशन अभी आपने कहां देखा है। हम उस बच्चे को उसको हमने आज ही उस कंपटीशन से आउट कर दे जहां जिस कंपटीशन का नाम है स्ट्रगल, जिस कंपटीशन का नाम है फाइट, क्योंकि वो तो ये मान के चल रहे हैं मेरे अंदर कमी नहीं है, मैं तो परफेक्ट हो गया। और सर ये हकीकत है, परफेक्शनिस्ट कोई नहीं होता है इस दुनिया में। आप अपनी स्ट्रेंथ्स कितनी बढ़ाते हैं मैटर वो करता है सर। चलो ये तो वोरा साहब आप शिक्षाविद है तो मैंने आपसे एक सवाल किया, मैं वापस आपके जीवन पर आना। जी आप इंटेलेक्चुअल की काउंटिंग में आते हो, आपने किताबें लिखी बिजनेस से रिलेटेड। हाल ही में आपकी एक किताब प्रकाशित हुई आर्थिक सफरनामा, जी सर। जिसकी चर्चा इंडिया में तो है ही और इंडिया के बाहर कई देशों में भी है। शुक्रिया सर। आपकी रुचि कब जागृत हुई कि मैं आर्थिक मामलों में विशेष जानकार बनूं, और इस विषय को आपने क्यों चुना? सर पहली बात तो चूंकि मेरा सब्जेक्ट शुरू से कॉमर्स रहा और कॉमर्स में भी अकाउंटेंसी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहा, जब मुझे बैलेंस शीटें बनानी बच्चों को सिखानी आती थी और बैलेंस शीट पढ़नी आती थी, मैं बोलता होता था अकाउंटेंसी इज ए लैंग्वेज। अकाउंटेंसी एक लैंग्वेज, आप इसको पढ़ सकते हो, लिख सकते हो और समझ सकते हो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स जो है, ये जब एंट्री हम बच्चों को पढ़ाते थे तो हम कहते थे ये एंट्री लिखी जाती है ना, नगद माल बेचा तो क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब ये एंट्री कहीं लिखी हुई है तो कैसे पढ़ोगे, ये माल बेचा गया है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन भी थी। तो अब धीरे धीरे जब तजुर्बा बढ़ता गया तो एक समय वो भी आया कि जब मैं टीवी डिबेट्स देखता होता था, जब लोग कहते थे साहब के जो है ना इन्फ्लेशन बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, तो मैं डिबेट में जब सुनता था तो मैं मेरे फादर को कह देता था मैं कि डैडी ये सब फालतू टॉपिक्स हैं, महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी। अल्टीमेटली आज अगर मैं माल बेच रहा हूं तो मेरी लागत भी तो बढ़ रही है, मेरे पास जो काम करता है उसको मुझे अगले साल उसकी सैलरी भी तो बढ़ानी है। तो हर चीज जब इनपुट कॉस्ट तो लगातार बढ़ेगी ना, तो बढ़ेगी तो फिर मैं अपना कुछ ना कुछ टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगी, मुनाफा तो बढ़ेगा ही ना। और मैं कहता था कि अल्टीमेटली अगर मैं खरीदने में सक्षम हूं तो मुझे महंगाई प्रभावित नहीं कर रही है। तो आपकी रुचि वहां से बनी? वहां से मैंने सोचना शुरू किया। और मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था तो हम रिसर्च पेपर्स लिखा करते थे सर, डेटा लेके कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स के साथ उनका एनालिसिस किया करते थे। फिर जब स्कूल में आ गया सब चीजें छूट गई। लेकिन कोरोना के दौरान चूंकि घरों में जब बंद हुए और पहले दिन ही बंद होने के बाद जब हमने 22 मार्च को ये देखा कि हुजूम सड़कों पर पैदल था, जो तो मैंने ये देखा ये कौन सा मुल्क है। हम तो कहते हैं हम तो फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है, वो 5वीं इकोनॉमी तो आप पिछले साल बने ना, कोरोना में तो फास्टेस्ट डेवलपिंग बोलते थे। लेकिन ये क्या हो गया, मोदी जी ने 8 बजे अनाउंस किए तो लोग सड़कों पे आ गए। इसका मतलब अभी भी हम तो अंग्रेजी राज में ही जी रहे हैं, 1 मिनट में आपको फ्री कर दिया गया। तो मैंने कहा समझे तो सही सिस्टम में कमी कहां है। मैंने आर्थिक असमानता को पढ़ना शुरू किया कि गरीबों और अमीरों के बीच में डिफरेंसेस कहां है, कई चीजें समझी। और फिर मैंने अखबारों के लिए लिखना शुरू किया और लिखते लिखते मेरी एक्सेप्टेंस बढ़ती चली गई। शुक्रिया करता हूँ ऊपर वाले का कि भारत के सभी बड़े हिंदी अखबार अपने सोल स्पेस पे मुझे स्पेस देने लग गए, मैं लिखने लग गया। फिर लिखते लिखते सर ये चीज़ महसूस हुआ कि अखबार की खुद की एक दुनिया होती है। जिस अखबार में मैंने लिखा वो अखबार आपके घर ही नहीं आता है, या आप वो अखबार पढ़ते ही नहीं हो तो आप तक मेरी बात तो पहुंची नहीं, मुझे लाभ मिला नहीं उसका। बिल्कुल सही बात है सर। और जब आपको लाभ नहीं मिला तो मेरे लिखने का मकसद खत्म हो गया। भी हर लेखक पाठक के लिए लिखता है ना। तो मुझे फिर किसी ने कहा कि सर अखबार की एक अलग दुनिया है, किताब की एक अलग दुनिया है। फिर मैंने किताब के लिए सोचा तो लगा कि मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरा हमारे शहर के अच्छे बड़े लेखकों साहित्यकारों से अच्छे संबंध है, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। तो लेकिन मुझे एक फीडबैक था कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये साहित्य में नहीं जुड़ेगा। तो मुझे लगा ये साहित्य में नहीं जुड़ेगा तो फिर तो भैया बात ही अलग होगी, फिर इसको वो क्लिष्ट बना दिया जाएगा। तो मैंने मेरी किताब में कोशिश की कि आम आदमी के आर्थिक मर्म को लिखूं। जो साहित्यकार है, कोई पोइट्री लिख रहा है, कोई स्टोरी लिख रहा है, कोई नॉवल लिख रहा है, वो बात तो ऑब्जर्वेशंस की ही कर रहे हैं ना, अपना उन्होंने जो चीज फील की उसी को तो शब्द दे रहे हैं। तो मैंने आर्थिक मर्म को फील किया। अब आर्थिक मर्म क्या है, देश की चुनौतियां, महंगाई के रूप में, बेरोजगारी के रूप में, आर्थिक असमानता के रूप में, टैक्स के रूप में, और मर्म क्या है, आम आदमी की जिंदगी।
एक बड़े मेरे एक सीनियर हैं, वो अक्सर पूछा करते थे मुझे, वोरा जी आप आम आदमी का जिक्र बहुत करते हो, आम आदमी कौन है? तो मैंने कहा साहब आम आदमी को आप एक वर्ड के साथ नहीं जोड़ सकते। बहुत सारे आम आदमी, सब्जी बेचने वाला आम आदमी, एक टैक्सी चलाने वाला आम आदमी है साहब, एक गोलगप्पे बेचने वाला आम आदमी है। तो मैंने अपनी किताब में आम आदमी की कई कैटेगरी के लोगों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, उनके इंटरव्यूज लिए, समझा। जैसे जब मैंने एक सब्जी बेचने वाले को ऑब्जर्व किया तो उसने कहा कि वोरा जी हमें महंगाई प्रभावित नहीं करती है, जब टमाटर महंगा हो जाता है हमें खुशी होती है। मेरे लिए तो बड़ी चौंकाने वाली बात थी। मैंने कहा यार मेरा तो अर्थशास्त्र फेल हो गया सारे का सारा जो आज तक समझा था। मैं कहा भैया कैसे? उसने कहा सर टमाटर महंगा होता है ना तो अखबारों में आ जाता है, टीवी पे आ जाता है, सबको पता लग जाता है। और सबको पता लग जाता है ना तो लोग क्या है, प्राइस तोड़वाते नहीं है। जब हमारी दुकान पे आते हैं ना तो वही नहीं कहते भैया टमाटर कितने का दिया, नहीं नहीं कम करो, सस्ता करो। उनको पता होता है। अब उनको पता होता है तो वो क्या करते हैं, उनकी जो क्वांटिटी होती है उसका कम यूज करना शुरू करते हैं। 1 किलो खरीदना था वो आधा किलो खरीदेंगे, उससे हमें नुकसान नहीं होता, हम भी कम खरीदना शुरू कर देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमारा प्राइस नहीं टूटता है। एक गोलगप्पे वाले का इंटरव्यू किया जो अपने पिताजी के गुजरने के बाद 5 साल की उम्र में अपने माताजी के साथ गलियों में चला करता था, और अब उनकी माताजी भी गुजर गई 30 साल के बाद, यानी 35 साल का तजुर्बा हो गया। वो आदमी ये कहता है सुबह 4 बजे उठ के मैं ये सामान बनाना शुरू करता हूँ और 1:30-2 बजे गलियों में निकलता हूँ, लेकिन 1:30-2 बजे पता लगे आंधी तूफान आ गया तो मेरा तो सब कुछ खत्म है। और वो गोलगप्पे बेचने वाला कहता है कि मेरे से भी लोग उधार खरीदते हैं, मुझे बड़ा शौक हुआ। मैं कहा है ऐसे कैसे? तुम कोई पेट की जरूरत थोड़ी हो, तुम तो जबान का जायका हो, तुमसे कैसे उधार खरीदते हैं? और जबान का जायका कितना होता है? थोड़ा सा, 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए। वो कहता है नहीं खरीदते हैं। और उसने मुझे एक बात और कही कि हमारे पैसे डूब भी जाते हैं। मैं क्या कैसे डूब जाते हैं? तुम तकादा नहीं करते हो। वो कहता है लोग मना कर देते हैं। कब खाया था? कब लिए थे तेरे से 20 रुपए के? झूठ बोल रहे है तू। तो मैं क्या फिर तुम क्या करते हो? कि सर कुछ नहीं करते। अगर हम उसके साथ लड़ाई कर लेंगे तो हमारा तो वो कस्टमर खत्म हो जाएगा ना, टूट जाएगा, ग्राहक टूट जाएगा। और क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो पेट की भूख तो है नहीं, वो तो जवान का जायका है। तो ये चीजें मैंने एक टैक्सी वाले से पूछा कि तुम्हारी उनके जो जीवन साथी है वो अशिक्षित हैं, वो साड़ी पे फॉल लगाने का काम करती है। मैंने कहा कितनी साड़ियां आ जाती हैं? तो उन्होंने बताया शादियों के सीजन के दौरान साड़ियां ज्यादा आती हैं, तकरीबन 200, 250, 300 रुपए बन जाते हैं। मैंने कहा क्या करते हैं उस पैसे का? कि साहब कभी कोई बीमारी में जब दवाई खरीदनी पड़ जाए वो उस पैसे का यूज किया जाता है, उसको बचा के रखते हैं। आज भी कई लोगों के घरों में एक ही कूलर है, माँ बाप भी, बच्चे भी, दादा दादी भी कूलर के सामने सोते हैं। आज भी लोग पंखी करते हैं। हमें जरूर लगता होगा कि 90 के रिफॉर्म्स के बाद आम आदमी की जिंदगी बदल गई है। एक तबके के आम आदमी की जिंदगी बदली है सर। बहुत बड़ा तबका आज भी बेसिक फंडामेंटल्स की जो चीजें उनसे पीछे है। मैं तो एक बात और आपको कहना चाहूंगा, आज भी हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा तबका बेसिक चीजों में क्वालिटी ऑफ लाइफ जी नहीं रहा है। तो आप कैसे कहते हो कि आप विकसित हो गए हो? आप 4 ट्रिलियन के बन गए हो और आप वर्ल्ड की फास्टेस्ट 5वीं इकॉनमी बन गए हो। तो अमीर बहुत बढ़ गए, इसलिए हमें लगता है, गरीब तो आज भी है हमारे मुल्क में सर। तो इन चीजों को बहुत महसूस किया। तो मेरे से कोई पूछता है आर्थिक सफरनामा में क्या लिखा, तो मैं कहता हूं आम आदमी के आर्थिक मर्म को लिखा है। तो मुझे कई बड़े साहित्यकार कहते हैं साहब ये साहित्य की किताब नहीं है क्योंकि आपका विषय अलग है। मैं कहा चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे साहित्य के वर्ल्ड में एंट्री नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी किताब को पढ़ने वाले को समझ तो आएगी। और मैंने इसको अर्थशास्त्र के रूप में नहीं लिखा है, मैंने इसको एक लीक से हट के लिखने की कोशिश की है ताकि लोगों को समझ आए। और दूसरी बात एक चीज और बोलूं आपके चैनल के माध्यम से, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हम लोगों ने अपनी आर्थिक विकास की जिम्मेदारी सरकारों को क्यों सौंप रखी है। सरकार क्यों करेगी हमारा आर्थिक विकास? भाई सरकार की जिम्मेदारी तो उस संसाधन उपलब्ध करवाने की है, संसाधनों का यूटिलाइजेशन तो हमें खुद करना है। भाई सरकार एक बात बताइए, कच्चा तेल आप वर्ल्ड से दूसरे देशों से खरीद रहे हो, दूसरे देश आपको महंगा बेच रहे हैं, तो सरकार आपको सस्ता दे देगी क्या? पाकिस्तान क्यों बर्बाद हुआ? हमारे मोदी जी ने सस्ता तेल नहीं बेचा, बढ़िया किया ना। उन्होंने सस्ता तेल बेच के आज आपके पास आज फॉरेन करेंसी तो बची ही नहीं है आपके पास, बर्बाद हो गए वो। भाई आप ही कह रहे थे कि आप सस्ता तेल खरीद के क्यों 80-90 रुपए में बेच रहे? 80-90 रुपए में हम सक्षम थे ना, तभी तो हम खरीद रहे थे। 80-90 रुपए को 40-50 रुपए पे ले आते तो सरकारी संसाधनों का नुकसान होता ना, तो फिर देश दिवालिया। हाँ किसी भी तरीके से। मतलब कहने का मतलब यह है कि आर्थिक मुद्दों की हमें समझ होनी चाहिए। हम चूंकि हमें आर्थिक मुद्दों की समझ नहीं है, तो एक बात और बोलूंगा आपके चैनल से साहब, आजकल राजनीति का दौर भी बदल गया है।
पहले राजनीति धर्म के नाम से नैरेटिव बनाती थी, अब आर्थिक मुद्दों के नाम से नैरेटिव बना रही है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, धर्म के नाम से एक चुनाव का नुकसान हो सकता है, आप एक चुनाव में ठगे जाओगे, और आर्थिक मुद्दों पे अगर आप पोलराइज होगे तो 2 जनरेशन आपकी भुगतेंगी, पीछे चले जाओगे। तो अब पता नहीं इस लोकतंत्र में कब हमारा जुडिशरी एक सेल्फ इंटरवीनिंग करने की कोशिश करेगी कि भैया आर्थिक मुद्दों पे नहीं, ये हमारी जिंदगी है ना। बड़ी मुश्किल हमने 75 साल की जर्नी करके एक लेवल पे आए हैं, और आज भी अगर आप आर्थिक सपने बेचना शुरू कर दोगे तो साहब इस आज़ाद मुल्क का युवा पीढ़ी तो सब बर्बाद हो जाएगा ना। वोरा साहब, ऐसी कोई घटना जो खुद को या उस वक्त को झकझोर देने वाली है, जो दुनिया को पता नहीं है, हमें पता नहीं है, मेरी तो लाइफ की, मेरे व्यक्तिगत जीवन की, हमारे साथ आप शेयर करना चाहेंगे ऐसी? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि झकझोरने वाली बात तो क्या है कि ऐसा टॉपिक जो अब तक आपको याद है। मैं इतना ही बोलूंगा कि हर किसी की जिंदगी में ऐसे चैप्टर्स होते हैं, एक आधा चैप्टर, और वो चैप्टर्स अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसने झकझोर दिया हो। और मैं इतना ही बोलूंगा कि इतना मजबूत मैंने अपने आप को अंदर से बना लिया है कि मुझे ऐसा लगता है कि क्या है, तो कल को अगर असफलता आ भी गई तो क्या है, किसी दूसरे मुकाम से फिर शुरू कर देंगे जिंदगी, काहे को झकझोरना सर। भाई जिंदगी में ऐसे थोड़ी चलना है, आपके कर्व्स ऐसे होने चाहिए। इतना कितना लंबा चले जाओगे आप, कितना ऊपर उठ जाओगे। आप ऐसे अपनी स्टोरी बनाइए ना, नीचे से फिर चलिए। तो मान लो इस ऊपर मुकाम के आप ही कुछ ऐसा झकझोर गया कि आप गिर गए, तो फिर नीचे से उठेंगे। तो आपके कई माउंट्स होने चाहिए, एक नहीं होना। हाँ, तो अभी तक ऐसा कोई झकझोरने वाली बात हुई नहीं है, कभी होगी तो जरूर शेयर करूंगा। बाकी मैं ये बोलूंगा कि रोज कई डर आते हैं। नहीं, मैं ऐसा जब छोटे अमाउंट के साथ काम किया, उस समय कुछ आपके नज़दीकियों ने, कुछ आपके रिश्तेदारों ने ऐसा कहा होगा कि हमें पता है तो ऐसे ही करेगा, इससे ऊपर तो इसकी औकात नहीं है। और जब आप कुछ बने तब वो आपके पास आए होंगे कि हमें पता था ये तो कुछ करेगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि दुनिया बड़ी जालिम है। जब तक आप अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं करोगे तब तक आपको कोई स्वीकार नहीं करेगा, आपकी स्वीकृति है ही नहीं। और मैं तो आजकल एक बात पे और विश्वास करता हूं कि पहचान को स्वीकृति मत मानिए कि लोग आपको जानते हैं, ये आपकी स्वीकृति है। पहचान स्वीकृति नहीं है सर, इल्यूजन है। पहचान भ्रम है। हाँ, मतलब वर्च्यू है, वर्च्यू ऑफ टाइम है, वर्च्यू ऑफ पोजीशन है, कुछ भी है। स्वीकृति बनाना बड़ा टेढ़ा काम है। स्वीकृति भी वो तो समय के तजुर्बे से ही बनेगी ना। अब जब एक छोटे अमाउंट पे नौकरी करते थे, छोटे शहर में रहते थे, तो चाहे परिवार वाले हों या जानकार हों या दूसरे लोग हों, तो एक कॉम्प्लेक्स तो रहता ही है ना। आप धीरे धीरे अपना को प्रूव करते चलते हैं, लोगों की अवधारणाएं आपके लिए बदलती जाती हैं, तो परसेप्शन तो बदलती है ना। और आपको ये एक चैलेंज लेना चाहिए कि आपको अपने बारे में परसेप्शन कभी स्टेबल नहीं रहने देनी, उसको लगातार आपको बदलवाना है। मार्केट में लोग आपके लिए अलग तरीके से सोचें, तभी तो उनको ये लगेगा ना, कि तभी तो वो आपका एनालिसिस करेंगे। तो ऐसा एक, मतलब मैं तो ये बोलूंगा सर, मैं शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का कि उसने मेरे अंदर एक कंसिस्टेंसी बरकरार रखी कि मैं काम करता रहा। अभी भी लगता है कि शायद कुछ फिर कभी कुछ हो जाएगा, लेकिन अपने आप को इतना इंटरनल स्ट्रॉन्ग कर लिया, कोई बात नहीं, हो जाएगा तो क्या हो गया यार। अब जो जिंदगी का तजुर्बा है वो अपन को फिर नीचे से ऊपर उठाएगा। और मैं मुझे तो अच्छा लगेगा अगर कभी फिर नीचे से ऊपर की जिंदगी शुरू करूंगा तो, क्योंकि एक नया तजुर्बा आएगा। फिर किसी दिन BMR में आके उस नए तजुर्बे को नीचे से ऊपर उठने की बात करेंगे, दोबारा करेंगे। तो वोरा साहब, आज आप आए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू।